एन बाई पी रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा हो, मतलब 1.6 से ज्यादा हो। मेनली तो खैर ज्यादा जो है वो डिपेंड करता है अलग अलग एटॉमिक नंबर्स पे, बट जब ज्यादा हो तब क्या होता है? तो एन बाई पी रेशियो ज्यादा होने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो ज्यादा है। हाँ, मतलब बीटा पार्टिकल। न्यूट्रॉन्स ज्यादा हैं। इस केस में क्या होगा, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हमें कम करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, बीटा पार्टिकल एमिशन होता है। बीटा पार्टिकल एमिशन होता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे न्यूट्रॉन है, एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे एक -1 चाहिए, तो ये बीटा पार्टिकल जो है वो रिलीज हो जाता है। चलो इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये तुम्हारा क्या है, बीटा पार्टिकल, ठीक है। हम्म, तो इसका एमिशन होता है, देखो न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो गया बीटा पार्टिकल एमिशन में। तो इसमें क्या होता है, जब भी ये इस टाइप का एन बाई पी रेशियो ज्यादा होता है तो बीटा पार्टिकल क्या होता है, एमिट होता है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल से और कर लेते हैं, जैसे मेरे पास एग्जांपल है 14C6। तो यहाँ पे एन बाई पी रेशियो कितना है, 8/6। ये बन जाता है 10n7, सॉरी नॉट 10, 14n7 प्लस -1 E0। देखो 1 to 20 तक जो है ना, 1 to 20 तक सब सही रहता है, बट ये क्या है, एक आइसोटोप है, कार्बन है, आइसोटोप है। दिस इज आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो आइसोटोप में जनरली ज्यादा होता है, क्योंकि आइसोटोप जो स्टेबल नहीं होते हैं ना, वो फिर क्या है ना, स्टेबल नहीं होते, उसकी वजह से वो एमिट करते हैं। तो इसमें क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, तो वो एमिट कर गया बीटा पार्टिकल में, एक बीटा पार्टिकल उसने एमिट कर दिया। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 7/7 एन बाई पी का रेशियो, ठीक है। नाउ हमारा हाँ, केस 2 है, व्हेन एन बाई पी रेशियो इज लो, मतलब 1 से कम जनरली, एन बाई पी रेशियो इज लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे एन बाई पी रेशियो कम करने के लिए क्या क्या हो सकता है, एन बाई पी रेशियो is increased by emission of अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर सकते हैं, पॉजिस्ट्रॉन एंड के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इन तीन चीजों से कर सकते हैं। अभी तीन चीजों में क्या क्या होता है वो हम देखते हैं, अल्फा पार्टिकल कैसे एमिट करते हैं। देखो सबसे पहले तो एन बाई पी रेशियो कम है, एन बाई पी रेशियो कम है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला है अल्फा पार्टिकल एमिशन, कि अल्फा पार्टिकल के एमिशन से कैसे एन बाई पी रेशियो बढ़ेगा। तो लेट्स से आई हैव दिस आइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस, वैसे तो आइसोटोप नहीं है तो फॉस्फोरस ही हो गया एक तरीके से। इसमें क्या हुआ, एल्यूमिनियम निकला, तो यहाँ पे एन बाई पी रेशियो कितना है, 16/15, वो तीन बाई which 15 is यहाँ पे हो गया 14/13, जो कि कम हो गया, सॉरी ज्यादा हो गया एन बाई पी रेशियो, ये क्या है, ज्यादा है। अब देखो इसको बैलेंस आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल रिलीज करा रहे हैं, देखो 4 कम है, 2 कम है, तो यहाँ पे क्या बीटा हो गया, रिलीज। अल्फा हाँ, पार्टिकल, अल्फा। हाँ, हाँ, अल्फा हाँ, पार्टिकल हाँ, जो है वो रिलीज हो गया। तो अल्फा पार्टिकल का हाँ, रिलीज होने का मतलब है कि एन पाई पी रेशियो इज इंक्रीजिंग, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है विच इज इंपॉर्टेंट, मेरे पास क्या यूरेनियम है, ठीक है। यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट होता है तब ये होता है, तो ये हमारा है 90,
234 प्लस 2He4, ये है मेरा अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे n बाई पी रेशियो कितना हो गया, 146/92, 1.5 समथिंग, ये हो गया 144/90, ये हो गया 1.6। तो n बाई पी रेशियो क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल का हमने बता दिया कि अल्फा पार्टिकल के एमिशन से कैसे n बाई पी बढ़ रहा है। दूसरा मेथड है बाय एमिशन ऑफ पोजिस्ट्रॉन। एमिशन ऑफ पोजिस्ट्रॉन, पोजिस्ट्रॉन का मतलब बताता हूँ। तो पोजिस्ट्रॉन होता है पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। पॉजिटिव, अभी तक हमने बीटा पार्टिकल को नेगेटिव ही देखा था, ये पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करता है बट बहुत रियरली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है, जैसे ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक कम है, एक ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, तो यहाँ पे n बाई पी है 6/7 जो कि कम है, यहाँ पे हो गया 7/6, बढ़ गया। समझ में आया? हाँ। समझ में आया? हाँ। ठीक है, नेक्स्ट है बाई के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास क्या है, ये एग्जांपल है, ये मेरे पास ऑरम है, मतलब गोल्ड है मेरे पास, और यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, तो इसका क्या हो गया, एक मिनट, सेवेंटी नाइन है, तो ये हो गया 78, प्लेटिनम 194, ये हो गया 115/79, ये हो गया 116/78, तो ये क्या हो गया, बढ़ गया एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर से। तो इसमें होता क्या है कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा के शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारा क्या है, के शेल। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन जो जो तुम्हारा न्यूक्लियस है ना, वो इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। यहाँ पे कि न्यूक्लियस कैप्चर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल, के शेल से कैप्चर कर लेता है। ठीक है, समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर? मतलब कैसे ही होता है हमेशा? हाँ, के से ही होता है, के इसका शेल कोई मतलब रीजन फर्स्ट नहीं शेल होता होता है। रहता है? नहीं नहीं, इसका कोई रीजन नहीं है सर, ये तो हमारा फैक्ट बेसिस पे है सारे के सारे। के शेल पास में भी तो है ना, वो अपन अगर के शेल ही बोलना है तो के शेल पास में है, जो पास में होगा उसी से लेगा सबसे पहले। अच्छा, हाँ। वो ठीक है, अभी हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये तो हमने पढ़ लिया, तो अरे कौन सा कलर आ गया यार, ये तो अब तुम्हारा एक फैक्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसपे ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स से अल्फा पार्टिकल एमिशन हो रहा है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल एमिशन में क्या होता है, जैसे तुम्हारा ये पेरेंट एलिमेंट है, हम क्या बोलते हैं, पेरेंट एलिमेंट बोलते हैं इसको, इसी से सब कुछ हो रहा है, दिस इज पेरेंट एलिमेंट। ये क्या है, हम बोल रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है, तो अल्फा पार्टिकल हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा
डॉटर न्यूक्लियाई, इसको हम क्या बोलते हैं? डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर एलिमेंट बोलते हैं। देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे Z-2 हुआ, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे A-4 हुआ। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा पार्टिकल एमिशन में मेरा जो डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर है वो 2 से इंक्रीज हो जाता है फॉर 1 अल्फा पार्टिकल एमिशन। फॉर 1 अल्फा पार्टिकल एमिशन atomic number of daughter nuclei decreases by 2 and atomic mass देखिए। decreases by 4। ये मतलब याद रखना है। ओके। दूसरा है मेरा बीटा पार्टिकल एमिशन। बीटा पार्टिकल एमिशन में क्या होता है, नेगेटिव वाला जनरली हम बीटा पार्टिकल एमिशन बोलेंगे तो नेगेटिव ही बोलेंगे इन जनरल। पॉजिस्ट्रॉन है वो स्पेसिफिक केस है। हम्म, इसमें क्या है ना, इसमें क्या होता है, मेरा माइनस का निकलता है तो एक बढ़ के आ जाता है। एटॉमिक नंबर ऑफ daughter nuclei increases by 1, increases by 1, एक से बढ़ जाता है। नेक्स्ट तुम्हारा है गामा पार्टिकल्स। गामा पार्टिकल एमिशन में नो चेंज, कुछ चेंज नहीं होता। तो गामा पार्टिकल का तो हमें ध्यान ही नहीं रखना है अनलेस वो बोल रहा हो कि तुम्हारा मास, सॉरी क्या नाम है, फोटोन रिलीज हो रहा है, या फिर फोटोन का मतलब क्या होता है, गामा पार्टिकल होता है। हम्म, ठीक है, तो हम्म, ये हमारा एक तरीके से छोटा सा पार्ट हो गया जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर जिस जो क्वेश्चन आते हैं ना फॉर्म, उसका एक अलग फॉर्मेट है जिसको हम, एक लॉ है जिस पे क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसके लिए तुम्हें पीरियोडिक टेबल जो है ना पता होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो बीटा पार्टिकल एमिशन होगा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, और डॉटर एलिमेंट क्या नाम है, अगर अल्फा पार्टिकल है तो दो मेरा से क्या, कम। 2 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं ये लॉ जो है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ वही है। तो यहाँ पे बस यही बताना, अल्फा पार्टिकल है तो z जो है वो Z-2 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा। बीटा पार्टिकल है तो ये क्या हो जाएगा, z जो है वो Z+1 हो जाएगा। ये तुम्हें ध्यान रखना। ग्रुप नंबर भी सिमिलर तरीके से बढ़ेगा, ग्रुप नंबर भी क्या हो जाएगा, 2 से कम हो जाएगा। हाँ ग्रुप पता है ना क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, हाँ हाँ। क्या होता है? उसका। बोलो। हाँ, नहीं नहीं आता है तो बोल दो, नहीं पता है तो। ये उसका वो रो ना। कॉलम, कॉलम होता है ना ग्रुप। हाँ 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 हाँ। ठीक है, चलो इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, तभी समझ में आएगा अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स।
तो मेरे पास क्या है? मेरे पास है यूरेनियम 92 238 और मेरे पास है 82 लेड 206। इसमें तुमको बताने अल्फा और बीटा पार्टिकल्स कितने निकले। तो इसका एक ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट फाइंड आउट अल्फा पार्टिकल। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फाइंड आउट अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल्स कितने निकले पहले वो निकालना है, उसके बाद में बीटा निकालना है। ठीक है, देखो 5। 5 में नहीं, देखो अल्फा पार्टिकल के लिए क्या करना है, मास से कंपेयर करना है, मास, उसके बाद निकालना है अल्फा पार्टिकल को। तो 16। मास कितने टाइम्स, कितना फर्क होता है मास में अल्फा पार्टिकल के मास के कंपैरिजन में? 2। 4 का होता है, देखो ध्यान से ऊपर, अरे हाँ हाँ। 4 तो टाइम्स 8 8 8 हो गए। 8। अब बीटा पार्टिकल निकालो। बीटा पार्टिकल का बीटा पार्टिकल कितने निकले देखो, अब चेक करो पहले 8 वो अल्फा पार्टिकल लिखो, उसके बाद तुमको समझ में हाँ। आएगा। लेकिन बीटा पार्टिकल का मतलब मास में फर्क नहीं पड़ता। मास में फर्क नहीं पड़ता। तो उसका तो उसमें 10 निकले, नहीं 10। ध्यान से देखो, छः 6 निकले। 6 निकले ना, समझ गया। ठीक है, हाँ। तो मेरे पास है 6 - 1 E0। ठीक है, एक और करो। तुम्हारे पास है निप्टोनियम 93 237, बिस्मथ 83 हम्म 209। बाकी का निकालो, अल्फा और बीटा निकालो। अल्फा तो 37 और 209। अल्फा कितना है? 7 आ जाएगा। अल्फा 7 आ जाएगा। ठीक है, बीटा 93 तक 4 ही आएगा फिर। 4 ही आएगा। ठीक है, चलो अभी आगे हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
ठीक है, तो रेशियो ऑफ एमिशन ऑफ दीज रेज, जो भी एमिशन हो रहा है ना, इनका जो रेशियो है ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बाय चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन। इनके बेसिस पे मैं लिख रहा हूँ, द रेशियो ऑफ emission of these rays can neither be increased nor be decreased by change in temperature, pressure और concentration। इन तीनों से फर्क पड़ता है उसमें। और रेडियो एक्टिविटी पढ़ता जो है है, कि नहीं पढ़ता? पड़ता है। एक मिनट, सॉरी, नहीं पड़ता है, सॉरी, नहीं पड़ता है, वो नॉर्मल रिएक्शन में पड़ता है, रेडियो एक्टिविटी में भी नहीं पड़ता, सॉरी। तो रेडियो एक्टिविटी चेंज जो है, इट्स एन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक बार हो गया तो वापस नहीं आएगा, मतलब बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मैजिक नंबर। मैजिक नंबर का क्या मतलब है? तो स्टेबिलिटी वाला। द न्यूक्लियाई विद 2, 8, 20, 18, 28, 50, 82 एंड 126। मतलब ये मैजिक नंबर ऐसे हैं, मतलब इन हाँ। नंबर का जो हम्म न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है ना, हम्म न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर पर्टिकुलरली स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, मतलब सिर्फ न्यूक्लियाई हो तो भी चलेगा ऐसा? मतलब न्यूक्लियस से ही तो हम कंपेयर करते हैं। न्यूक्लियर देखो इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ कितने हैं? बताओ कितने? 126, 126। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 80। 82। तो 82 और 126 दोनों आ रहे हैं, मतलब इसमें दो मैजिक नंबर है, हाँ। तो इट हैज टू मैजिक नंबर। तो ये क्या है, हाईली स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल। किसी के पास एक हो वो भी स्टेबल होता है, इसके पास तो दो दो हैं, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। जैसे तुम्हारा कैल्शियम है, इसके में क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 है, और ये भी 20 है। हाईली स्टेबल है। ठीक है, समझ में आया? ओके। हाँ, हाँ। ठीक इसमें है, कोई मतलब ऐसा नंबर नहीं है जो दूसरे से ज्यादा स्टेबल हो? मतलब ऐसा देखा गया है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है, ऐसा पूछ सकते हैं, नंबर याद रखना थोड़े से, बाई चांस कभी पूछ लिया तो। अभी नेक्स्ट आता है तुम्हारा नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज का मतलब क्या है? अब जैसे मान लो तुम्हारा कोई पेरेंट न्यूक्लियाई है, लेट्स से तुम्हारा यूरेनियम है, ठीक है,
यूरेनियम किसमें सबसे पहले कन्वर्ट होता है? वो एक अल्फा रिलीज होकर थोरियम में कन्वर्ट होता है। हाँ, फिर थोरियम जो है वो किसी और में कन्वर्ट होता है अल्फा रिलीज करके। ऐसे करते करते पेरेंट न्यूक्लियाई से काफी सारे डॉटर न्यूक्लियाइज बनते हैं और हम्म, उनसे अल्फा और बीटा रिलीज होते रहते हैं। ठीक है। हम्म, तो अब ये प्रोसेस चलता रहता है। अब ये प्रोसेस चलता आता है, चलता आता है, चलता आता है। तो हमें लास्ट में एक फाइनली स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई मिलता है और वहां पे वो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। जब वो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है तब तक एक तरीके से हमारे पास एक सीरीज बन जाती है काइंड ऑफ। हाँ, तो वही सीरीज जो होती है वो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज होती है। ठीक है। अभी हम इस सीरीज की बात करते हैं। देखो इस सीरीज में क्या है, सीरीज काफी सारे टाइप की है। तो पहला तो सीरीज है, दूसरा मेरा सीरीज का नेम क्या रखा है वो है, तीसरा है स्टार्टिंग एलिमेंट क्या है, भाई स्टार्ट कहाँ से हुई है, पेरेंट न्यूक्लियाई क्या है, हम उसकी बातें करेंगे। नेक्स्ट है लास्ट एलिमेंट, जो लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है ना उसकी बात करेंगे। नंबर ऑफ, भाई कितने अल्फा निकले, नंबर ऑफ बीटा, बीटा कितने निकले, सबके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है। ये टेबल जो है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। मतलब जो भी पहला स्टेबल एलिमेंट आएगा वहां पे रुक जाएगा ऐसा। हाँ वहां पे रुक जाएगा, क्योंकि वो सीरीज तो जब तक चलती जाएगी ना तो स्टेबल नहीं आएगा। हाँ, तो पहला सीरीज है 4n। 4n क्यों बोलते हैं समझ में आएगा। उसका नाम है थोरियम। क्यों? क्योंकि वो थोरियम से स्टार्ट होती है, थोरियम से स्टार्ट होती है, लेड पे खत्म होती है। ज्यादातर जो है वो लेड पे ही खत्म होते हैं। 6 अल्फा होते हैं और 4 बीटा होते हैं, ये तुम आराम से निकाल सकते हो। इसे हम थोरियम सीरीज बोलते हैं। ये क्या होती है, हाँ, नेचुरल होती है, अपने आप होती है। ठीक है। ये तो मेरी एक सीरीज होगी हाँ, थोरियम सीरीज। मतलब तुमको थोरियम सीरीज में क्या याद रखना है, केवल दो चीजें याद रखनी है, ये और ये। देखो ये जो 4n है, ये 4n यहां से आया है, 4n सीरीज यहां से आया, 4n सीरीज। ठीक है। तो ये दोनों स्टार्टिंग ओके। एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट याद रहेंगे तो यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा और नंबर ऑफ बीटा। क्वेश्चन कैसे आएगा, in 4n radioactive disintegration series how many number of how many alpha particles are emitted। तो ये देखो अल्फा और बीटा पार्टिकल को याद करना मुश्किल है, उससे अच्छा है तो तुम स्टार्टिंग एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट याद रखो, बस उसके बाद निकाल लो अल्फा और वहां बीटा। से निकाल सकते हैं। हाँ, तो वैसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 4n+1 सीरीज, ये होती है आर्टिफिशियल। हम्म, हाँ, स्पेलिंग गलत है आर्टिफिशियल। ये क्या हो रहा है, ये आ क्यों नहीं रहा है इसमें? ये चक्कर क्या है, इनको समझ में नहीं आता है क्या हो जाता है।
तो ये हो गया मेरा निप्टोनियम। नेप्टूनियम तो ये होता है 237 NP 93। ये टूटता है बिस्मथ में, 209 बिस्मथ 83। ये होता है 7, ये होता है 4। देखो 4n+1 यहाँ से आया है, ये है 4n+1। नेक्स्ट है मेरा 4n+2, वो जो है वो नेचुरल है। ठीक है, ये होता है यूरेनियम। ये है 238 यूरेनियम 92। ये लेड में ही जाता है 206 वाले में 82। वही 4n+2 है ये वाला, दिस इज 4। ये क्या पटाखे छूट रहे हैं क्या? हाँ वो सामने वाली सोसाइटी। अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट ने इतना बैन लगा दिया उसके बाद भी। एनीवे ये है 4n+3। ये मेरा क्या है, नेचुरल। इसको हम बोलते हैं एक्टिनियम सीरीज। ये यूरेनियम से स्टार्ट होती है, उसके एक आइसोटोप से खत्म होती है लेड पे। 7 ही होता है, 4 ही होता है। अब ये देखो, अब इसमें छोटी इंटरेस्टिंग बातें कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, थोरियम, नेम है सीरीज का, थोरियम से ही स्टार्ट हो रही है। नेप्टूनियम सीरीज है, नेप्टूनियम से स्टार्ट हो रही है। यूरेनियम सीरीज है, यूरेनियम से स्टार्ट हो रही है। इन तीनों में ये कॉमन है। एक्टिनियम वाली में ये कॉमन नहीं है। उसमें क्या होता है, एक्टिनियम बीच में बनता है इसलिए उसका नाम आ गया है, अदरवाइज उसका कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी चीज, जो आर्टिफिशियल है उसमें लेड नहीं आ रहा है, आर्टिफिशियल में लेड नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब में आ रहा है। बाकी सब में कैसे आ रहा है देखो, 208 206 207। ये थोड़ा ध्यान रखना है। 208 है वो 4n को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4n+2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4n+3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज द वे यू कैन रिमेम्बर थिंग्स। ठीक है, तो ये टेबल में तुमको क्या याद रखना है कि कौन कौन सी सीरीज है, उनका नाम क्या है, स्टार्टिंग और फाइनल एलिमेंट क्या क्या है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया सिद्धार्थ? ये आर्टिफिशियल मतलब हमने करवाया है ये। हाँ मतलब आर्टिफिशियल हमने करवाया, बाकी सब ऐसे खुद हो जाते हैं। बाकी अपने आप होते हैं। थोरियम यूरेनियम वाले तो काफी फेमस है। हम करवाते कैसे थे? बताया था आर्टिफिशियल हम कैसे कराते हैं, मतलब हम किसी अ, मतलब नेचुरल का अटैक कराते हैं किस पे, तो नेचुरल वाला जो है वो उससे एड अप होके और फिर वो क्या करता है, आर्टिफिशियल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो रिलीज होता है। नेचुरल की हेल्प से कराते हैं, हाँ, नेचुरल वाले की हेल्प से करवाते हैं। ये हमारा हो गया सीरीज का काम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो देखो अगर हमें
ये बेसिकली उसकी बात बताता है कि जैसे मेरे पास क्या है, अम, मेरे पास कोई एटम है, let's say, मेरे पास let's say नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। तो नाइट्रोजन एटम के अंदर तो क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, ये क्या होता है 7n14 होता है, 7 होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, भी 7 होता है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, मास नंबर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से तो हमारा मॉलिक्यूलर मास आता है। एक तो ये तरीका है मॉलिक्यूलर मास निकालने का। दूसरा तरीका क्या है मॉलिक्यूलर मास निकालने का, भाई एटम के अंदर, मॉलिक्यूलर मास नहीं सॉरी एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास कैलकुलेशन का दूसरा मेथड क्या है, भाई उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं हम उनका एडिशन कर लें। तुम क्या कर ले भाई, प्रोटॉन्स कितने हैं 7, तो मास ऑफ प्रोटॉन 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी तो कर सकते हैं, हम्म। हाँ हाँ। ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया गया। अब हमें क्या, ऑक्सीजन एटम के लिए एक एग्जांपल लिख रहे हैं। ऑक्सीजन एटम में क्या होता है, मास ऑफ ऑक्सीजन 16, ये वे करके देखा गया, यह है 15.99 AMU। हम्म मास ऑफ, भाई इसमें क्या है, 8 तो प्रोटॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसका मास कितना है 16.33 AMU। मतलब ये क्या है, ये थियोरेटिकल मास है कैलकुलेट किया वाला, ये क्या है एक्सपेरिमेंटल मास है। तो ये देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंटल जो मास आता है वो रिलेटिवली थोड़ा कम आता है थियोरेटिकल से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, जो मास का जो डिफरेंस आया है, वी कॉल दिस हम्म डिफरेंस एज मास डिफेक्ट, वी कॉल दिस डिफरेंस एज मास डिफेक्ट। और उस मास डिफेक्ट की वजह से जो मास कम हुआ है उससे मेरी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भाई थियोरेटिकली हमको 40 एनर्जी देनी चाहिए थी, बट मास कम होने की वजह से 36 एनर्जी देनी पड़ रही है, लेट्स से। तो चार जो हम्म। एनर्जी है, जो चार जो डिफरेंस आया है बिकॉज ऑफ द मास डिफेक्ट, that energy has been released, and that released energy is called as binding energy। समझ में आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। एनर्जी रिलीज क्यों होता है? मास कम हो गया ना, मास कम हो गया तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी। एनर्जी कम देनी पड़ेगी मतलब ज्यादा देनी पड़ रही थी, मतलब ज्यादा थी एनर्जी, अब कम देनी पड़ रही है, तो एनर्जी कुछ बच जाएगी ना। मास क्यों कम हुआ था? एक्सपेरिमेंटली मास कम हुआ है ना, एक्सपेरिमेंटल है ना, थ्योरेटिकल है, कैलकुलेशन वाला है, ये हमने वे किया है। नहीं नहीं, वो आपने बोला ना कि जब वो न्यूक्लियस बनता है तो मास कम हो जाता है। न्यूक्लियस बनता है तो मास कम हो जाता है मतलब, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब कंबाइन होते हैं तब। हाँ हाँ, मतलब उससे मास लॉस जो है उसी की वजह से कम होता है। तो एक्सपेरिमेंटली हमारा कम आता है, उसी की वजह से आता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्म, मतलब अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मास एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसके वजह से मास कम हो जाता हम्म, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना, तो मास कम हो जाता है, और मास कम होने की वजह से एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। है। तो इसमें मैं लिखा रहा हूँ, व्हेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स
combined to form nucleus, there is a mass loss. There is a mass loss called mass defect, and energy released is called binding energy. ये बाइंडिंग एनर्जी है. ठीक है, ये तुम्हारा डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया. अभी हमारा फॉर्मूला आता है इसमें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर. ये होगा टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियन. न्यूक्लियन क्या होता है बताओ? यार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, नंबर सॉरी नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ न्यूक्लियन का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है. अब इसमें क्या है, तुम्हारा फॉर्मूला है वो वाला फॉर्मूला है. ये किसकी इक्वेशन है बताओ? कौन सी इक्वेशन है? आइंस्टाइन का इक्वेशन. तो ये मेरा क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी होती है. ये मेरा होता है मास इफेक्ट. सी तुम्हारा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है. तो इफ डेल्टा एम मेरा 1 AMU है. देखो ये जो है इसका स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है. तो अगर 1 AMU है तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो होती है 931.4 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट. याद करना है. बताओ 2 MU होगा तो इसका डबल हो जाएगा, 931 है. 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, उसके हिसाब से क्वेश्चन आता है. अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है. एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन का दिया हुआ है इज 18.9984 AMU. If the mass of proton दिया है 1.0078, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है 1.0087. इग्नोर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला, इग्नोर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है. तो ये कैलकुलेट करो, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. ये तुम्हें कैलकुलेट करना है. सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, प्रोटॉन का मास निकालना है टोटल, न्यूट्रॉन का मास निकालना है टोटल, फिर तुम्हें न्यूक्लियन का मास निकालना है, दोनों को ऐड करके, फिर मेरे को जो मास दिया हुआ है उससे माइनस करके, और फिर उसके बाद तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है. कैलकुलेटर यूज कर लो. मतलब उससे तो डेल्टा एम मिलेगा. हाँ हाँ, तो डेल्टा एम आएगा तभी तो तुम वो निकालोगे. डेल्टा एम सी स्क्वायर फॉर्मूला लगाने की ओके. जरूरत नहीं है.
तुम्हें 1 EMU के लिए दिया हुआ ना, तुम किसी के लिए भी निकाल सकते हो। इसमें अभी 9.31.4 को डेल्टा एम से मल्टीप्लाई करना है। क्या? 931.4 को डेल्टा एम से मल्टीप्लाई हाँ करना है। हाँ ऑब्वियसली। 147.161 आ रहा है। तुम्हारा डेल टाइम कितना है यहाँ? 0.15। हाँ तो तुमको 19 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना उसको, पर इनसे न्यूक्लियन है ना। डिवाइड। हाँ मतलब पर न्यूक्लियन पूछा, पर न्यूक्लियन अच्छा, न्यूक्लियन। ओके, हाँ 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 हाँ, ओके हाँ। फिर तो 7.682 आ रहा ठीक है। तो इसमें क्या है, मास प्रोटॉन जो है ये हो गया 1.0078 इंटू 10, ये हो गया 10.078, टोटल हो गया 19.156 आया होगा ना। फिर डेल्टा टाइम है। यहाँ हाँ, से निकाल लिया, 19.156 माइनस 18.9984, ये तुम्हारा आ गया 0.158। बाइंडिंग एनर्जी हो गया 931 पर न्यूक्लियन, 7.77, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, हमारा सिंपल सा इसमें फंडा होता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है। मतलब जैसे मेरा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है, एक के बाद एक में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो जो कन्वर्जन है उसका जो रेट है वो फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। ये क्या करता है, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर। केमिकल काइनेटिक्स से पूरा कनेक्टेड है, पूरा फर्स्ट ऑर्डर आएगा जब भी रेडियो एक्टिव दिख जाए, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, कैसे, जैसे मेरा कोई भी रिएक्शन हो रहा है, लेट्स से ये एक मेरा न्यूक्लियर रिएक्शन है, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि दिस इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन होगा
माइनस dn/dt जो है वो प्रोपोर्शनल होगा n के। ये मेरा क्या है, रेट लॉ है। अब तुम बोलोगे ये n क्या हो गया, जैसे हमारा a कॉन्सेंट्रेशन था काइनेटिक्स में, वैसे ही n मेरा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है रेडियो एक्टिविटी में। बस वो क्या नाम है, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंस है। अब देखो इसको हम वो करेंगे ना, ये हो जाएगा लैम्डा n। ये हमारा रेट लॉ आ गया, रेडियो एक्टिविटी रेट लॉ। तो ये हमारा रेट है, ये हमारा रेट कांस्टेंट है। पहले रेट कांस्टेंट का वो क्या होता था, सिंबल जी के, बस यहाँ पे लैम्डा हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है, वहीं का वहीं है सेम। फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं डिके कांस्टेंट बोलते हैं, इस वाले चैप्टर में डिके कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, n इक्वल टू एन नॉट। देखो सेम वैसा का वैसा ही है, जैसा फर्स्ट ऑर्डर में आता था ना हाँ वैसा का वैसा ही है। हाँ हाँ लैम्डा क्या होता था, 2.3/t लॉग एन नॉट अपॉन टी, ए वहाँ पे टी डॉट नॉट बाई अपॉन डी एटी टी होता था। हाँ हाँ यहाँ पे भी उसी तरीके से टी हाफ क्या होता था, 0.693 3.693 बाई के लैम्डा, या फिर एल एन हाँ 2/लैम्डा, एक ही बात है। यहाँ पे क्या है, एक नया टर्म डिफाइन हुआ है, दैट इज एवरेज लाइफ, जो वहां पे नहीं था। इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे तुम्हारा फिजिक्स में होता है ना टाउ, हाँ वैसे ही होता है टाउ। टाउ एवरेज लाइफ क्या होती है, टोटल लाइफ ऑफ ऑल द एटम्स, टोटल लाइफ टाइम, सॉरी, टाइम of all atoms upon total mass of total number of atoms, total कितने atoms, एवरेज लेना है, एवरेज ले लिया हमने। ये तो मेरा डेफिनेशन वाइज हो गया, काम के आने वाला ये फॉर्मूला 1.44 टी हाफ, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना, नया फॉर्मूला है ये, केमिकल काइनेटिक्स में नहीं था, ये इसी में है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, हम्म हम्म नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स क्या क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम अभी। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स क्या क्या है, ठीक है। तो रेट क्या है मेरे पास, रेट का यूनिट क्या होता है, इसे हम बोलते हैं डीपीएस। ये होता है डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन ही तो हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टूटना, टूट ही तो रहा है। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड हम किस में मेजर करते हैं, पर सेकंड में रेट को हम। तो उसकी यूनिट्स जो है ना फिक्स कर रखी है, जैसे मान लो 1 क्यूरी, क्यूरी मैडम, मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड और एक और साइंटिस्ट थे बेक्वेरेल करके। तो इन दो तीन लोगों ने जो है रेडियो एक्टिविटी में काफी हेल्प की है, तो उनके बेसिस पे, उनके ऑनर के लिए ही यूनिट्स इस तरीके से डिसाइड हुई है। तो 1 क्यूरी का मतलब होता है 3.77 इंटू 10⁻10 डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। मतलब ये तुम्हारा आएगा, उसको तुम्हें क्यूरी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। 1 माइक्रो क्यूरी कितना हो जाएगा बताओ, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻6, 10⁻⁻6 एक तरीके से माइक्रो हो जाता है। तो इसमें से 6 हटा देंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ये तो हो गया क्यूरी वाला। रदरफोर्ड का होता है 1 रदरफोर्ड, वो होता है 10⁻6 डीपीएस, ठीक है। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का जो एसआई यूनिट है ना, हाँ इज proposed as becquerel, which is equal to
1 डीपीएस, 1 डीपीएस 1 बेक्यूरियल के बराबर होता ओके। है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा इस तरीके से रेडियो एक्टिविटी, रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी का पार्ट हो गया। अब हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।